थैंक यू वेरी मच मोनू। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस छठे दिवस में। 6 डे हम 5 दिन बिता चुके हैं। हम छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। छठी पायदान है जहाँ पे हम कुछ समय के लिए रुकने वाले हैं और फिर आगे हम दूसरे पायदान की तरफ जाने वाले हैं। तो मैं सभी से फिर से विनती करता हूँ कि अपना जो माइक अनम्यूट कर लें। रविता, आप सबका माइक देखिए, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, तो ताकि आपका ध्यान जो है बट ना सके। हम पहले से ही अगर हम पूर्व तैयारी करते हैं कि हमारा मन कहाँ पे भटक सकता है, जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है उसको हम जागृति से उसका इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो मन है ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो के हम एकाग्रता से कोई कार्य कर सकें। तो एकाग्रता का कार्य मतलब ही जागृति का कार्य है कि जागृति रहने से ही हम एकाग्र होते हैं, और एकाग्रता से किया हुआ कार्य ही सफल होता है। जहाँ पे जागृति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो कार्य तो होता है लेकिन वो ज़्यादा प्रमाण में दुख देने वाला होता है, या तनाव निर्माण करने वाला होता है, या दुख को निर्माण करने वाला होता है। लेकिन वो ही कार्य अगर हम जागृति से, एकाग्रता से करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि बुरा कार्य भी बुरा हो नहीं सकता है, अच्छा ही होता है। अगर हमारे पास में जागृति और एकाग्रता है तो बुरा कार्य करने के लिए हमारा मन अगर हो भी जाए फिर भी हम बुरा नहीं कर पाएंगे। इतनी ताकत जागृति और एकाग्रता में होती है। तो उसकी पहचान हमें धीरे धीरे होने वाली है, जैसे जैसे हम माइंडफुलनेस की जो अलग अलग जो पहलू है, वैज्ञानिक तौर पे हो या हमारे खुद के अनुभव के तौर पे हो, और बुद्ध के बताई हुई जो मूल शिक्षा है उसके आधार पे हो, तीनों का संगम हमें करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि बुद्ध की जो विरासत है ये सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं है, बल्कि विश्व के सभी मनुष्य के सुख और शांति और सत्यता को प्राप्त करने के लिए है। तो बुद्ध की जब भी जहाँ पे भी बात आती है तो वो मेरे या हमारे बुद्ध नहीं होते हैं, वो सभी के होते हैं। तो बुद्ध की विरासत बहुत विशाल है, विश्व मान्य है कि बुद्ध को पूरे विश्व ने एक महान वैज्ञानिक या जो संपूर्ण पुरुष कहते हैं, जिसे हम प्रबुद्ध कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति के तौर पे लोग उनको स्वीकार करते हैं। लोग जो बौद्ध होते हैं वो शरणगमन भी करते हैं, और जो शरणगमन नहीं करते फिर भी बुद्ध का जो आदर है या बुद्ध का जो सम्मान है और उनकी शिक्षाओं का जो इस्तेमाल है वो करने के लिए आगे लोग आ रहे हैं। तो हमें भी उसी प्रकार से अपने दायरे को बढ़ाते रहना है। वैज्ञानिक तौर पे भी हमें देखना है, साथ साथ में जो हमारी धार्मिक विरासत हमें मिली है इस जन्म में, तो उस विरासत के साथ में भी जो हमारे पास में अध्ययन है या जिसका हम अध्ययन करते आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, तो वो भी हमारे पास में विरासत है। उसकी भी हमारे पास में उसका भी ज्ञान है, और साथ साथ में हमारा अनुभव सबसे बड़ी विरासत जो है। जो भी संसार में ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम किताबों के माध्यम से है और आजकल इंटरनेट और ऑनलाइन के माध्यम से है, उन सभी ज्ञानों से सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत जो है वो है हमारा मन। हमारा स्वयं का मन सभी ज्ञानों से सबसे बड़ा स्रोत है, जहाँ से ज्ञान की गंगाएं है या ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहते रहता है। तो पिछली बार हमने ये देखा था, शायद मैंने एक शब्द शुरुआत में बताया था कि जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है,
1 बिलियन के ऊपर न्यूरॉन्स है और हर एक न्यूरॉन्स के अंदर 10,000 इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की ताकत है। कितनी? 10,000 वो नॉलेज ले सकता है एक न्यूरॉन्स। लेकिन हम उस न्यूरॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% ही इस्तेमाल करते हैं और उतना ही ज्ञान से आज हम जो कुछ भी हम आज समृद्ध है या हम सुखी है या जो भी हम जान पा रहे हैं, सिर्फ 2% का ही ज्ञान है जो हमारे उस न्यूरॉन्स में आता है और जाता है और हम जी पा रहे हैं। अभी भी ऐसा ज्ञान है कि जो और ज्ञान हमें उस ब्रेन के माध्यम से या मन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान का जो स्रोत है और उस ज्ञान के स्रोत को अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानना है या उसको हमें अनुभव करना है, तो हमें ध्यान की जो विधि है या मन को जानकर मन का सही इस्तेमाल करना, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। जब शत्रु मन को हम अच्छी तरह से देखते हैं तो वो शत्रु मन ही एक मित्र मन में परिवर्तित हो जाता है। जब शत्रु मन को हम सही तरीके से देखते नहीं हैं तो वो शत्रु जो है हमें बर्बाद कर देता है। बाहर का शत्रु भले हमें बर्बाद करे या ना करे, लेकिन हमारा मन का शत्रु है या जिसे हम मन के विकार कहते हैं या मन की जो बुराइयां कहते हैं या मन की जो गंदगी है, लोभ द्वेष मोह है, वही सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं। तो शत्रु होना और मित्र होना, दोनों को भी पहचानते हुए और पहचानने के लिए हमें ऐसी शक्ति की ज़रूरत है, ऐसे चक्षु की ज़रूरत है या ऐसे जागृति की ज़रूरत है, जो जागृति हमें ध्यान करते करते हम वैसे चक्षु को या वैसे ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं या जिसे हम सत्यता कहते हैं। देखते हैं कि बुद्ध की बताई हुई बात हमें बहुत सारी पता है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक भी क्या बताते हैं कि जो पिछले 1979 से लेकर 79 मतलब 80, 90, 20, 21, तो पिछले 20, 30 या 40 वर्ष के कालावधि में जो कुछ भी माइंडफुलनेस पे जो रिसर्च हुआ है या अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए लेबोरेटरी टेस्ट हुई है, ब्रेन की टेस्ट हुई है, ब्लड की टेस्ट हुई है, डायबिटीज़ की टेस्ट हुई है, या हमारा जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है, ये सभी प्रकार की जो हमारे शारीरिक, मानसिक और हमारे बिहेवियर है, हम कैसे व्यवहार करते हैं, तो सभी बातों पे अलग अलग प्रकार की रिसर्च करके, टेस्ट करके उसकी जो जानकारी है या उसकी जो सच्चाई है कि सही में जब व्यक्ति सजगता का ध्यान करता है, मैत्री का ध्यान करता है या विपश्यना का ध्यान करता है, तो उसके कैसे कैसे हमारे शरीर पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे मन पे, हमारे बिहेवियर पे और हम जो भी रोज़ के जीवन में जो हम अभ्यास करते हैं या किसी जगह पे हम काम करते हैं, हर जगह पे कैसे उसका इस्तेमाल होते हुए हम बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो है सत्य को प्राप्त करना या एक सत्य के स्रोत में जाना, जिसे हम श्रोतापन कहते हैं, या अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो दोनों लक्ष्यों को देखने के लिए जो आसपास के जो कुछ भी हमें उसके लाभ दिखाई दे रहे हैं, तो उसका अध्ययन या उसकी जानकारी हमारे पास में होना, ताकि हम लोगों को सही तरीके से प्रेरित कर सके और हमारी भी कुछ भी समस्या है उस समस्या को उस ध्यान के माध्यम से पहचान सके, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन दुखी करने वाला हमारा ही कर्म है या हमारा ही अकुशल मन है। तो ये अकुशल मन इसलिए है क्योंकि उसको कुशल करने की हमारे पास में जो पद्धति है
उस पद्धति का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अकुशल मन हमें शारीरिक और मानसिक तौर पे दुखी करता है, जिसको हम बीमारियां कहते हैं। या जो भी हम हमारे जीवन में अधिक से अधिक अगर हम सुखी नहीं है, इसका मतलब वो दुख हमारे उसी मन के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हम अपने दुख का निदान हम खुद करें और दुख से हमें कम से कम ऐसे दुखों से हम मुक्त हो सके जो सामान्य तौर पे हम शारीरिक और मानसिक दुख कहते हैं, ताकि हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही हमारी जो अंतिम मंजिल है, जिसे हम श्रोतापन्न उस मंजिल तक जा सकते हैं। बुद्ध का धर्म भी उसी व्यक्ति के लिए लाभदायक है जिसका शरीर और मन स्वस्थ है। जिसका मन शरीर स्वस्थ नहीं है, वो व्यक्ति बुद्ध धर्म के सत्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसकी पहली क्राइटेरिया है जिसका शरीर और मन स्वस्थ है, या स्वास्थ्य करके हम बुद्ध धर्म का आचरण करें, तभी हमें जो सत्यता जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो बेसिक नीड है वो हमारा शरीर और मन का सुख है। और इसलिए हमने ध्यान में देखा है कि सुख के बाद में ही एकाग्रता आती है और उसके बाद में ही सत्य दर्शन आता है। और ये सुख वही है कि जो हमारे शरीर और मन का तनाव मुक्त रहना या होना, वही सुख है कि जो भीतर से हम ध्यान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वैज्ञानिक कुछ चीज़ें मैंने एक दो वीडियो भी आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जिसके माध्यम से हमें उसकी सही जानकारी आप तक पहुंच सके और उससे हमें लाभ मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉक है साइंटिफिक मेडिटेशन, साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। और मैंने इस सीडी में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टेक्स्ट जो डाले हुए हैं, इंग्लिश के डाले हुए हैं, लेकिन साथ साथ में हिंदी का भी कोई वीडियो उसी के साथ डाला हुआ है। तो आपकी जो जानकारी है उसी के साथ आपको समझ में आएगा कि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा आप अपने मन को ऐसा ना सोचे कि इंग्लिश में है तो मुझे कैसे समझेगा। इंग्लिश, हिंदी या कोई भी भाषा हमें सत्यता को समझने के लिए रोक नहीं सकते, याद रखिए। भले हमें पाली भी नहीं आती हो, इंग्लिश भी नहीं आती हो, लेकिन सत्य समझना और समझाना उसको भाषा की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुभव से भी उसको जान सकते। थोड़ा भी अगर समझ में आ जाए तो समझ जाए कि आप सत्य के प्रवाह में आ जाओगे। भले वो पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आए कि इंग्लिश में क्या लिखा है, या आपको बोलना भी नहीं आए, ठीक है, तो हमने वैसे चिंता नहीं करनी है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जो बात मैं बता रहा हूँ उतनी बात ज़रूर आपको समझ में आएगी, उतना ही समझिए और अपने समझदारी के साथ में जो बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसके साथ में अपने मन को आनंदित रखिए। मन आनंद रहेगा तो मेरी बातें आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। भाषा का अगर आपने बीच में डाल दिया तो फिर वो भाषा ही मन के अंदर चलती रहेगी और फिर आपका मन सही तरीके से उसको स्वीकार नहीं पाएगा। तो इस पॉइंट में हम पहले हमारे शरीर पर आते हैं। हम तीन या चार पहलू पे हम मेडिटेशन का क्या बेनिफिट होता है, या जो वैज्ञानिक स्टडीज़ हुई है उसके कुछ मैंने वीडियोस भी रखे हुए हैं। तो हम 4 या 5 पहलू पे हम खास देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी है और बॉडी के साथ बहुत सारी हमें बीमारियां होती है, या नहीं भी हुई है तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में वो बीमारियां हमें देखने को मिलती है। तो कॉमन बीमारियों में हमें दिखाई देती है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या हार्ट की प्रॉब्लम है। ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही दर्दनाक बीमारियां हैं। तो बॉडी के साथ मेडिटेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। और उसके बाद हमारा ब्रेन का, जैसा हमने देखा था कि ब्रेन का फंक्शन किस प्रकार से मेडिटेशन से चेंज होता है, उसके बारे में भी थोड़ा हम देखेंगे, ताकि जो बातें कल हमने एक अभ्यास के तौर पे हमने देखा था कि ब्रेन क्या है, अभी हम हेलो आती है। हाँ, तो अभी हम ऐसा देखेंगे कि ध्यान के साथ कहाँ पे किस जगह पे वो ब्रेन में
इम्पैक्ट होता है, ताकि हमारा ब्रेन कैसे कौन से हार्मोन्स के साथ या किस जगह पे मेडिटेशन का इम्पैक्ट होके उसका हमें लाभ मिलता है। तीसरा जो हमारा पैटर्न है या जो मन है, हमारा बिहेवियर है, उसमें मेडिटेशन कहाँ पे हेल्प करता है, ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हुई है। उस स्टडीज़ का कुछ रेफरेंस देके हम आप उसको देख सकते हैं। और बाद में है कि हमारे रोज़ के स्ट्रेस के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर मेडिटेशन कहाँ पे हमें मदद करता है मानसिक स्तर पे, या हमारे जो हम अभ्यास करते हैं, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ में बहुत सारी स्टडीज़ आजकल पिछले 10 साल से उसके ऊपर स्टडीज़ हो रही है, ताकि आपके एकेडमिक लेवल में ग्रो करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, आपका स्टडी हो, आपका कंसंट्रेशन हो, आपका मेमोरी हो, उसको ग्रो करने के लिए कैसे मेडिटेशन हेल्प होता है। और हमारा वर्किंग एरिया, जब हम जॉब करते हैं, किसी जगह पे जॉब करते हैं, वहाँ पे हमने स्ट्रेस फ्री कैसे जॉब करना चाहिए, तो हर जगह पे मेडिटेशन एक कैसे कह सकते हैं कि अभी जीवन का महत्वपूर्ण जो अंग जो है, अब वो बनते जा रहा है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुख भी इतने सारे उत्पन्न हो रहे हैं कि जो नहीं चाहते हुए ऐसे दुख उत्पन्न हो रहे हैं। आपके जॉब के वजह से हो, आपके पढ़ाई के वजह से हो, या रोज़ के हमारे रहने पीने, खाने पीने से हो, हर जगह पे दुख हमें महसूस हो रहा है। और ऐसे दुख के अंदर मेडिटेशन या माइंडफुलनेस कैसे हेल्प कर सकता है, तो उसके सभी पहलू को हम थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। तो इसमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन से बॉडी पे जो इम्पैक्ट होता है, जैसे कि हमने देखा था कि जिसका नाम हमने कैबेट-ज़ीन के बारे में हमने देखा था कि जिन्होंने पहली बार अमेरिका में माइंडफुलनेस को अप्लाई किया था, और उन्हीं का ही जो कोर्स है, जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने चलाया है या लोगों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो ऐसी बहुत सारी बॉडी की जो बीमारियां है, विशेषतः हमारे डायबिटीज़ 2 है, या रूमेटिक आर्थराइटिस है, या क्रोनिक पेन जो है, बैक पेन है, या ऐसे कोई डिसऑर्डर्स है, ऐसे सभी जो शारीरिक जो हमारी बीमारियां है फिज़िकली, तो उसमें मेडिटेशन ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। उस बीमारी से वो बाहर आने के लिए बहुत सारी मदद मिली है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं, या मेरी फैमिली के साथ, या जो मेरी मिसेस है आर्य वजरी, उनको रूमेटाइड आर्थराइटिस था, और डॉक्टर बता रहे थे कि इस बीमारी का कोई निदान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमने अभ्यास किया और जाना कि इसमें मेडिटेशन के साथ अगर हम सही तरीके से हमारा डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो उस पर बहुत अच्छी तरह से कार्य हो सकता है। और अभी हम देख पा रहे हैं पिछले 2 या 3 सालों से, तो आर्य वजरी का जो आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है, जो बढ़ गया था, वो बढ़ने के कारण उनके एक पैर का नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में जो हमने एक कॉन्शियसली हमने स्टडी किया, चिंतन किया कि भाई हम ध्यान कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसी बीमारियां क्यों है। अगर वैज्ञानिक तौर पे अगर हम नहीं सोचते, तो शायद आज वो बीमारी उसको और बहुत सारी बीमारी का घर बना लेती, और मेरे लाइफ में भी बहुत सारी बीमारियां रहती। तो हमने स्टडी किया कि ऐसा तो इतना तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन होगा। और जैसे जैसे हमें पता चला, स्पेशली मैं उसके बारे में ज़्यादा जाना, तो मुझे लगा कि ये सब कुछ हमारी भावनाओं का खेल है। जिसकी भावनाएं मतलब किसी चीज़ को पकड़ने में ज़्यादा पकड़ी रखती है, छूटती नहीं है या रिलीज़ नहीं करती है, और उस भावनाओं के कारण ही हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स क्रिएट होके वो अलग अलग जॉइंट्स में या शरीर के अलग अलग हिस्से में जाके पेन क्रिएट करता है। और हमारा डाइट है, डाइट खाने से जो डाइजेस्टिव नहीं होता है, जो डाइजेशन नहीं होता है, ऐसी डाइट पे हमने क्रॉस लगा दिया। तो उससे बॉडी के साथ जो हम डाइट है और माइंड का जो डाइट है, दोनों डाइट को हमने रिवाइव किया, या उसको और अच्छी तरह से समझ के हमने लेने का प्रयास किया। तो आज मैं देख पा रहा हूँ कि उनकी जो जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है 95% रिलीज़ हो गई है। जो शिफ्टिंग पेन उनको हर सप्ताह में कभी हाथ में आ जाता था, कभी पैर में आ जाता था, कभी उंगली में आ जाता था, और मैं तो काफ़ी चिंतित था कि अगर ऐसा ही रहेगा तो बड़ा मुश्किल है उनके लाइफ को और ज़्यादा ऐसे पेनफुल लाइफ में आगे बढ़ना। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, तो
2 साल पहले तक मैं भी ब्लड प्रेशर की दवा लेता था, जबकि मुझे ब्लड प्रेशर का एक प्रॉब्लम 10 साल पहले हुआ था और वो टैबलेट मुझे तब से ही लेने के लिए डॉक्टर ने बताई। काफ़ी बार डॉक्टर को मैंने पूछा कि मैं लूँ ना लूँ, डॉक्टर ने कभी नहीं बोला कि मत लो, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मेरा मन है, डॉक्टर है, घर के लोग वो मानते ही नहीं थे कि दवाई नहीं लेनी है। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ तो इसका होना चाहिए, फिर स्टडी किया, पता चला कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों बढ़ता है, हाँ, माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चलती है, खाने में क्या आता है, तब जाके मुझे धीरे धीरे पता चला। और डॉक्टर को मैंने बोला कि भाई तुम हाँ बोल या ना बोल, तुम तो ना तो बोलने वाला नहीं है, और ना बोलेगा तो कुछ होगा तो तुम अपने आप पे ब्लेम लेगा नहीं, हाँ, और हाँ बोलने से दवाई खाने की छूटने वाली दवाई नहीं है। तो मैंने ही चीज़ों को धीरे धीरे कम करते हुए, डाइट को सही करते हुए, मेडिटेशन को सही तरीके से अप्लाई करते हुए पिछले 2 साल से मैं वो दवाई मेरे हाथ से छूट गई है। मुझे स्किन का ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो रहा था। स्किन के प्रॉब्लम के लिए मैं जब डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर बोले कि उसको बायोप्सी करनी पड़ेगी, हाँ, वहाँ से स्किन निकालनी पड़ेगी, फिर वो लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा, हाँ, और फिर बाद में पता चलेगा कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम क्या है। तो मैं तो डर गया, बोला ये क्या कर रहा है मेरे बॉडी के साथ में और हर महीने में 1000 रुपये की दवाई होती थी। मैं बोला 1000 रुपये की दवाई खाने से अच्छा मैं फ्रूट नहीं खाऊं तो मैंने खाने पे पूरा कंट्रोल किया, तो आज मेरा स्किन का प्रॉब्लम 80%, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय के बाद ठीक होता है, हाँ, तो मेरा स्किन का जो प्रॉब्लम है 80% ख़त्म हो गया। तो प्रॉब्लम फिज़िकली होना और उसमें हम मेडिसिन और डॉक्टर पे 100% डिपेंड रहना, तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये मेडिटेशन सिखाता है, हाँ। अगर मेडिटेशन ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब हमारा मेडिटेशन कहीं ना कहीं मतलब सही डायरेक्शन से नहीं जा रहा है। ये मैंने अपने लिए क्वेश्चन लगाया। अभी आप भी अपने लिए क्वेश्चन लगा सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए मेडिटेशन है, अगर नहीं है तो कैसा मेडिटेशन होता है, जिससे मुझे अपनी बीमारी से मैं संभल सकता हूँ। और उससे बाहर आने का मतलब है कि आप आपके पारिवारिक जो दुख जो है उससे भी आप बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक दुखी होना मतलब पूरा परिवार दुखी होना होता है। आप जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उससे भी आप ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि एक एक दवाई, अगर एक एक व्यक्ति की दवाई अगर 500 1000 रुपये की है, अगर 3 लोग दवाई खा रहे हैं तो 3000 तो आपके हर महीने में चले गए, और उसके साथ जो बीमारियां भी एक्स्ट्रा आएगी वो तो आती रहेगी। तो बीमारी या बॉडी पे सबसे बड़ा जो वर्कआउट है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक सिम्टम्स है। अगर हमारी बॉडी बीमारी से कम हो रही है और हम अपनी बीमारी पे कार्य कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि माइंडफुलनेस वहाँ पे काम कर रहा है। और माइंडफुलनेस को हम अप्लाई कर रहे हैं। काम कर रहा है मतलब क्या है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ सांस पे ध्यान देना नहीं है, माइंडफुलनेस का मतलब है आपके जीभ पे भी ध्यान देना कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। आपके पैर पे भी ध्यान देना है कि आप कैसे चल रहे हैं, है ना। आपके कान नाक पे भी ध्यान देना है कि आप क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हैं, वो माइंडफुलनेस है। सिर्फ सांस करके देखते रहने का, आधा घंटा ध्यान करने का, और जैसा चाहिए वैसा खाने का, जैसा चाहिए वैसा बैठने का, बोलने का, तो वो माइंडफुलनेस मुझे जब मैंने देखा और पहचाना कि कुछ न कुछ गलत डायरेक्शन से हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने जब अप्लाई किया तो मैं काफ़ी अपने आप को मैं संभाल पाया। और आज जो भी मेरी अपनी बॉडी में मेंटेन कर पा रहा हूँ स्वास्थ्य को लेकर, तो वो इसी का ही कारण है कि मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन को लाइफ में अप्लाई करने के लिए पहल की है। तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके बेनिफिट्स जो मैं बता रहा हूँ वो तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन पूरे संसार में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, या इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, स्टडीज़ हो रहे हैं। तो इस स्टडीज़ और सभी रिपोर्ट के आधार पे और हमारे भी अनुभव के आधार पे हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि मेडिटेशन हमें क्या लाभ दे सकता है। तो ये वीडियो मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें आपको थोड़ा हिंदी में दिया हुआ है, ताकि एक मेडिटेशन का फिज़िकली या हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है
इसके बारे में थोड़ी हमें सही जानकारी मिल सकती है। कि मेडिटेशन हमारी बीमारी पर कैसे काम करती है। हाउ टू मेडिटेशन वर्क ऑन डिजीज। एक चीज मेडिकल साइंस ने कही है कि हर क्षण हमारे शरीर के सेल मरते हैं और हर क्षण एक नए सेल जो है वो जन्म लेते हैं। और मजे की बात ये है कि कुछ हफ्तों में किसी एक ऑर्गन। तो ये जो पहला सेंटेंस स्टेटमेंट अगर आपने सुना है तो हर एक समय में हमारे सेल मरते हैं और जिंदा होते हैं। इसका सीधा जो अनुभव जब हम सांस को देखते हैं कि वेदना को देखते हैं कि उत्पन्न होता है और लय होता है, उत्पन्न होता है और लय होता है, उत्पन्न होता है और लय होता है। यही जो अनुभव जो है वैज्ञानिकों को बॉडी देखते हुए होता है, जो वो इसमें बता रहे हैं कि हर सेल हर क्षण में मरता है और उसी क्षण में हजारों सेल उत्पन्न होते हैं। लय होना, उत्पन्न होना, ये क्या है? सत्य है। और उस सत्य को वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये लेबोरेटरी में जाके देखते हैं, फिर भी वो बुद्ध नहीं हो सकते, याद रखिए। लेकिन आप में और मुझ में वो क्षमता है। अगर हम ध्यान से वो डायरेक्ट रियलाइज कर ले बॉडी के भी अंदर, वेदना के अंदर, तो हमारे बुद्ध होने के 100% चांस है। सत्य वही है कि जो सत्य वैज्ञानिक बता रहा है, जो हम आंखों से अभी देख रहे हैं और उस प्रमाण से हम अपने शरीर में भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से अपने भीतर जब श्वास को देखते देखते पूरे शरीर के भीतर जब हम पूरी पेशियों को हम अनुभव करते हैं कि वो उत्पन्न और लय की धारा में उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, वही उस अनित्यता का क्षण है। मन का क्षण क्या है? एक क्षण में 3 बातें होती है। जो मन का क्षण है, जिसे हम चित्त क्षण कहते हैं, उसमें 3 बातें होती है। उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना। उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना। और स्थिति में रहना भी वो कोई नित्य नहीं है, लेकिन कुछ स्थिति तक हम अनुभव करते हैं कि मैं अभी हूँ या कोई अस्तित्व है। लेकिन वो होना मतलब वो नित्य तौर पे नहीं है, वो भी अनित्य के तौर पे ही उसकी स्थिति है। और बाद में वो नष्ट हो जाना और फिर से नया निर्माण होना, प्रवाहित रहना। तो इस एक क्षण के अंदर, या जिसे हम अनित्य बोलते हैं, तो 3 क्षण को हमें या 3 पहलुओं को देखना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि चीज़ अनित्य है, तो अनित्य अनित्य बोलने से हम क्या देख रहे हैं? तो ये 3 पहलू हमें समझ में आने चाहिए, जो हमें इस वीडियो में भी वही बताना चाहते हैं कि हमारी जो पेशियाँ जो है, जिसको हम अपने शरीर का सबसे छोटा और सूक्ष्म अंग कहते हैं या सूक्ष्म बॉडी कहते हैं, और वैसे ही हमारे जो सत्य की जो सूक्ष्म बॉडी है वो है अनित्य, उत्पन्न होना, स्थिति होना और लय होना, जिसे हम जैसा है वैसा देखना, यही देखना है, यही प्रज्ञा है। यही से हमें प्रकाश, यही से हमें दिशा मिल सकती है अगर हम इसको बार बार हर जगह पे, हर समय में, हर तरीके से देखने का अगर हम सराव करते हैं और उसमें हम आनंद और सुख महसूस करते हैं, तो बाहर का सभी सुख से ये सुख जो है ये 1000 गुना बड़ा है या लाखों गुना बड़ा है, ऐसा अनुभव हमें अपने आप ही होने लगेगा। तो आगे वीडियो में बढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए बीच में बताया ताकि हमें थोड़ा कंपेरेटिव पता चले कि जो हम वैज्ञानिक तौर पे देख रहे हैं वो हमारे साइकोलॉजिकली या मेडिटेशन के स्तर पे उसको हमने कैसे जानना चाहिए। इनके सारे सेल पुराने खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। अगर मान लो हृदय के, हार्ट के 5 हफ्तों में सारे सेल्स मर गए और 5 हफ्ते में नए सेल्स आ गए, उसी तरीके से पैंक्रिया ले लो, लिवर ले लो, आंखें ले लो। अब प्रश्न ये है कि जब नए सेल आ रहा है
तो वो स्वस्थ सेल क्यों नहीं आ रहे? वो बीमारी वैसी की वैसी फिर क्यों उसे क्रिएट हो रही है? अगर हृदय रोग है, 5 हफ्तों में पुराने सेल्स चले गए, नए सेल्स आ गए, तो वो नया हृदय जो है वो दोबारा से स्वस्थ क्यों नहीं हुआ? आँखों में जो बीमारी है, अगर आँखों के सारे सेल्स जो है वो मर गए और कुछ हफ्तों में सारे के सारे नए सेल आ गए, तो आँखों की बीमारी क्यों नहीं खत्म हुई? अब इसके ऊपर स्टडी जो हुई है उसमें बताया गया है कि सेल्स के अंदर डीएनए और अमीनो एसिड जो है, और सेल्स के अंदर जो है उसी न्यूक्लियस है, और सेल जो है उसी न्यूक्लियस से नए सेल का स्ट्रक्चर उत्पन्न होता है। वो अमीनो एसिड और डीएनए मिलके एक नया सेल्स को पैदा करते हैं। अब वो सेल बीमार हो या हेल्दी हो, ये किस पर निर्भर करता है? दोनों ने देखा कि ये हर दिन सेल को जो है कंटिन्यूअसली सिग्नल्स आते हैं, और वो सिग्नल जो है सेल्स को बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाओ, जिससे कि वो सेल निर्धारित होगा कि ये हेल्दी सेल पैदा होगा या बीमार सेल पैदा होगा। हेल्दी सेल्स पैदा होंगे तो वो हार्ट या जो भी ऑर्गन है वो हेल्दी हो जाएगा, अगर बीमार है तो वो बीमार हो। तो इसमें 2 बातें बताई जा रही है कि हमारा हेल्थ या अनहेल्थ किस पे डिपेंड करता है। कि हमारे जो सेल्स, जितने भी ऑर्गन हमारे पास में है, आँख है, लीवर है, या जो भी ऑर्गन हमारे शरीर में है, उसके हर समय सेल उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं या नष्ट होते हैं और फिर से उत्पन्न होते हैं। लेकिन उत्पन्न होने के बाद में प्रश्न ये होता है कि वहाँ पे हेल्दी सेल क्यों उत्पन्न नहीं होता है? हेल्दी सेल उत्पन्न होना चाहिए ना। तो हेल्दी सेल उत्पन्न इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो उसके अंदर जो मैसेज देने वाला आपका थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वीक होगा, जिसके वजह से जो ब्रेन जो एक केमिकल है या हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके वजह से आपके सेल्स हेल्दी या अनहेल्दी बनते हैं। जो नए बनने की जो प्रक्रिया जो है, अगर बीमारी का कारण कहीं पे है, हाँ, तो हमारे शरीर में जो नए सेल्स बनते हैं उस समय अगर आपके हार्मोन सिस्टम में अगर प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, इनप्रॉपर हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे, कम हो रहे, और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस या इमोशंस प्रोसेस वो निगेटिव है, अगर हम एक शब्द में कहें तो। हाँ, तो उससे जो एक हार्मोन्स रिलीज होके जो नई सेल्स बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो उत्पन्न होने वाला सेल्स भी क्या होगा? अनहेल्दी होगा, भले वो नया हो। तो ये समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल हमारा थॉट्स, अगर साइंटिफिक वे से हम समझ रहे हैं, और हमें भी अगर हम थोड़ा जिसे हम बुद्धिज्म में साइंटिस्ट शब्द जो है ये धम्म विचय के साथ में जुड़ा हुआ है। विचय करना, अलग अलग करना, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जब हम भेद करते हैं, ये जो भेद किया जा रहा है ये किसी उपकरण की मदद लेके वो देख रहे हैं, तब जाके वो समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या है। अभी हमारे पास में कौन सा उपकरण है, कौन सा साधन है? आपका खुद का मन। हाँ, आपका मन का ही धर्म है, ताकत है, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं, और वो स्मृति के साथ में वो विकसित होता है। जैसे जैसे हमारी स्मृति बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा धम्म विचय जो है वो बढ़ते जाता है। और धम्म विचय से हम जिस प्रकार से वैज्ञानिक देख रहे हैं या ये इस प्रकार से उपकरण से देखा जाता है, वैसे ही हम भीतर से अपने पूरे शरीर को ऐसा देख सकते हैं। हाँ, कायानुपश्यना के माध्यम से जब हम उसका अनुभव करेंगे तो उसका अनुभव वैसा हमें वैसे ही आएगा जिस प्रकार से हम इस वीडियो में एक चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि जो सिग्नल्स हैं, अगर शरीर में टॉक्सिन्स हैं, शरीर में जो पॉइजन है, वो जो सेल्स हैं, वो अंदर जो सिग्नल्स आ रहा है वो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। वो सिग्नल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो डिस्टर्ब सिग्नल जो है वो डिजीज सेल पैदा करो ऐसा बता देगा, बीमार सेल्स पैदा करो। और वो टॉक्सिन्स का कारण क्या है? हमारे खान पान की स्थिति। और दूसरा जो है एक और सिग्नल है
अगर हम इन शरीर के इन टॉक्सिन को रिलीज कर देते हैं, अगर किसी तरीके से हम कोई भी टॉक्सिन्स अंदर नहीं रहने देते हैं, तो भी एक और सिग्नल जो आ रहा है वो उसको बता रहा है कि हेल्दी सेल पैदा करना है या डिजीज सेल पैदा करना है। तो एक फिजिकल और एक सिग्नल कहीं और से आ रहा है। जो फिजिकल सिग्नल है वो तो ये बॉडी से हो गया, और वो जो दूसरा सिग्नल है वो आपके दूसरे सूक्ष्म शरीरों से आ रहा है। मेडिकल साइंस वो दूसरे सिग्नल के बारे में अभी तक सरप्राइज है। अभी तक उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन भारत का जो मेडिटेशन का जो ज्ञान है वो साइंस को कंप्लीट कर सकता है। वो सिग्नल जो आ रहा है वो किस शरीर से आ रहा है, और उस सिग्नल को कैसे करेक्ट करना है, उस सिग्नल को क्या मैसेज देना है कि हेल्दी सेल्स की प्रोडक्शन हो, वो कैसे करना है। वो मेडिटेशन की वो साइंस में उपलब्ध है। तो आप मेडिटेशन की हर रोज आदत डाल के अपने बॉडी के हर सेल्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलकर स्वस्थ हो सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत। तो आपने देखा कि जो हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर या सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना, कि जिसमें डीएनए, आरएनए या पूरा स्ट्रक्चर जो पूरे बॉडी को कॉन्सिस्ट करता है, और हमारे मसल्स हो या बोन्स हो, ऑर्गन हो या कोई भी प्रक्रिया हो हमारे शरीर में हो रही है, ब्रेन में हो या पूरे किसी भी शरीर के अंगों में, हाँ, तो उसके भीतर जो निर्माण होने वाले जो क्षण प्रति क्षण जो सेल्स है वही हमारा जीवन है। जिस समय हमारा सेल्स निर्माण करना बंद हो जाता है तो हम डेथ हो जाते हैं। अगर हम जीवित हैं, इसका मतलब हर क्षण में सांस के, अगर एक क्षण की हम बात करें तो सांस का आना और जाना एक क्षण है हमारे लिए, ठीक है, जो जिसमें हमें समझ में आता है। लेकिन उसके भी बहुत छोटे छोटे क्षण किए जाते हैं जो वैज्ञानिकों ने किए हैं। अगर उस फिजिकल क्षण को भी हम देखें, जो क्वांटम तरीके से भी देखें या माइक्रोस्कोप से भी देखें, तो उस क्षण के अंदर भी हमारा ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। अगर जो क्षण, जो फिजिकल क्षण है, और उसको कंपेयर अगर हम मन के क्षण के साथ में करें, जो बुद्ध ने मन के क्षण को खोज के हमें बताया है कि जिस क्षण में जो वस्तु बदलती है, भौतिक क्षण जो है, उस क्षण से 16 गुना ज़्यादा, कितना, 16 टाइम फास्ट देन फिजिकल मोमेंट। फिजिकल जो क्षण है, भौतिक क्षण है, उस क्षण के अंदर जो बदलाव होता है वस्तुओं का, तो मन के अंदर 16 गुना फास्ट बदलाव होता है, 16 टाइम मोर, 16। तो देख सकते हैं कि बुद्ध ने क्षण को कैसे देखा होगा, और ऐसे सूक्ष्म और इतने मोमेंट्री क्षण को भी बुद्ध ने अनित्य, अनात्म के तौर पे उन्होंने पहचाना है। तो उनका जो ज्ञान कितना सूक्ष्म होगा, जो ज्ञान हमें यहाँ पे मदद कर सकता है कि हमारे मन को हमने कैसे वो बदल रहा है। अगर हमने इस बदलाव को देखा है तो मन के बदलाव को भी देखना हमारे लिए सरल हो सकता है, और हमारा जो आत्मवादी जो दृष्टिकोण है किसी वस्तु को या शरीर के प्रति, जो हमारी एक प्रकार की गलत धारणा है कि ये शरीर मैं हूँ या मेरा है ना, तो मैं और मेरे को हम अगर उस क्षण के आधार पे देखें या इस परिवर्तन के आधार पे देखें, तो ऐसा कुछ मेरा या मैं के तौर पे हमें ऐसे कोई एंटिटी दिखाई नहीं देती है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है, ये हमारी गलत धारणा है, और उसी धारणा के कारण हम हमेशा आसक्ति, भय, चिंता और जो भी स्ट्रेस है, जो भी बीमारियां है, उसी ही धारणा के कारण हमारे शरीर में आती रहती है, और हम दुखी और गुलाम होते जा रहे हैं। तो हमारा दुख और हमारी गुलामी जो है, ये इसी ही आत्मभावी या मिथ्या दृष्टि या सत्काय दृष्टि के कारण है। और ये तब टूट सकती है कि जब हम थोड़ा वैज्ञानिक पहलुओं को भी देखें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने हमें बहुत ही साइंटिफिक और साधनों के माध्यम से हम अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और उससे हमारे मन के भीतर एक
समझ या स्पष्टता आ सकती है कि जो मैंने देखा है वो ही शरीर में हो रहा है, तो क्यों ना मैं मन से भी उसको और गहराई से देखूं, और देख के मैं अपने शरीर के प्रति जो गलत धारणाएं हैं या स्व के प्रति जो गलत धारणाएं है उसको मैं छोड़ते हुए उसका आनंद लूं, क्योंकि मैं सुखी और आनंद होने के लिए इस पृथ्वी पे मैं आया हूँ, तो मैं दुखी क्यों रहूं। और दुखी होने का कारण ही कहीं न कहीं हमारी यही दृष्टि है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि या आत्मा भाव हम कहते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है साइंटिफिकली भी और मानसिक या धार्मिक तौर पे उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और उसके साथ में शरीर के साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी और महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसे आजकल हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। आजकल कोरोना की वजह से इस बात पे हमें काफ़ी कुछ सुनने को और पढ़ने को मिला है कि जब कोरोना का अटैक होता है तो आपके जो टी सेल जो होते हैं वो उस कोरोना के साथ में लड़ नहीं पाते हैं, और उससे वो कोरोना या कोई भी वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। तो टी सेल क्या है? हमारे बॉडी में जो टी सेल है या जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और हिंदी में उसे हम रोग प्रतिकारात्मक शक्ति कहते हैं। रोग प्रतिकारात्मक शक्ति कहते हैं। तो इसके पहले इसके बारे में सिर्फ हमने थोड़ा कभी सुना होगा कि होता है, लेकिन सही में कितना इम्पोर्टेंट है और कितना वो हमें सुरक्षित कर सकता है, इसका एहसास वैज्ञानिकों को और आजकल सामान्य सभी लोगों को कोरोना की वजह से सभी को आ गया कि इम्यूनिटी मतलब क्या। इम्यूनिटी मतलब ऐसी कोई फिजिकल वो सिस्टम नहीं है हमारे शरीर में, जैसे कि ब्लड सिस्टम है या डाइजेस्ट सिस्टम है या स्केलेटन सिस्टम है, रिस्पायरेशन सिस्टम है। तो उसका एक एग्जिस्टेंस दिखाई देता है और उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। लेकिन इम्यून सिस्टम ऐसा कोई उसका फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है। वो किसी ना किसी एनर्जी के फॉर्म में वर्क करती है, या ब्लड के भीतर जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो वायरस आते हैं या जो जिसे हम फॉरेन एलिमेंट्स कहते हैं कि जो बॉडी का पार्ट नहीं है उसको वो बाहर भगाते हैं या उसको खा जाते हैं। एक तो उसको बाहर भगाएंगे या उसका वो फूड है। लेकिन जब टी सेल कम होते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन पावर कम होता है, तब वो जो फॉरेन बॉडीज़ है या कोरोना है या जो भी वायरस है वो हमारे बॉडी के अंदर घुस के अपने पार्ट्स ऑफ लंग्स को या बॉडी को डैमेज करने लगते हैं। तो जो हमें वैक्सीन भी जो दी जा रही है, आपने सुना होगा जिन्होंने भी ली है, तो वो इसी ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके टी सेल को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए वो आपको वैक्सीन दी जाती है, ताकि जो भी वायरस आएगा उसके साथ में हम लड़ सके और उससे हम संक्रमित ना हो सके। तो हमारी पूरे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक प्रकार का प्रोटेक्शन है पूरे शरीर का। सिर्फ यही बीमारी नहीं है कि भीतरी भी जो हमारा बीमारियां है या जो भी हमारा पूरा एग्जिस्टेंस जो है इसी सिस्टम से चलता है, और इसी पे ही इसको बूस्ट करने के दो पहलू है या दो मेथड है। एक तो आपका फूड, जो फूड अगर आप ऐसा डाइट लेते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जिसमें मिनरल ज़्यादा हो, और जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, जिसमें प्रोटीन कम हो, है ना, एसिड कम हो, ऐसे जो भी फूड हम नहीं लेते हैं और ऐसे फूड लेते हैं तो उससे हमारे जो इम्यूनिटी जो है बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बॉडी सिर्फ फूड से बनी नहीं है, वो आपके जो हार्मोन्स है जो डायरेक्ट आपके थॉट प्रोसेस से आते हैं। जैसे कि आपको डर लग गया, कोई डर लगने के लिए तो कोई फूड नहीं है, ना कम करने के लिए है ना डर लगने के लिए है।
डर तो आपका कैसे भी आ सकता है, चिंता कैसे भी आ सकती है, वो आपके थॉट प्रोसेस और इमोशंस का एक्टिविटी है। और वहाँ पे अगर हम सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो वो डर, वो चिंता, वो आपका थॉट प्रोसेस आपके ब्रेन में जो हार्मोन्स है और पूरे आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उसको पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। और जो हार्मोन्स जो है डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। खाना तो पेट में जाता है और बाद में जो नहीं डाइजेस्ट होता है वो बाहर आता है और डाइजेस्ट अंदर चला जाता है, उसका ब्लड बनता है। लेकिन हार्मोन्स ऐसी चीज़ है जो रिलीज होती है और डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है। अगर नेगेटिव हार्मोन्स, ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे तो डायरेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक कर लेंगे या किसी भी ऑर्गन पे अटैक कर लेंगे और आपके जो सेल्स है, जैसे कि डिसीज सेल्स है या वीक सेल्स है, उसमें उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंट जो अगर हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन और माइंड के बाद में अगर कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, तो वह है इम्यून सिस्टम को इन्हांस करना, उसको बैलेंस रखना, उसकी केयर करना। तो फूड से हम केयर कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है आप हैप्पी रहने से। और हैप्पी रहने का ही मतलब है माइंडफुल रहना, सतर्क रहना। यही हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है और इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। इवन कोरोना के बाद में तो इसकी जो इम्पोर्टेंस जो है, स्पेशली माइंडफुलनेस है या योगा है, शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइजेस है और हमारा डाइट है, 3 चीज़ों पे तो बहुत ही उसका महत्व जो है पहले से भी कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन क्या हमारा मन कहीं ना कहीं उसी ही प्रकार से सोचते रहता है कि जो पहले सोच रहा है। दवाई पे डिपेंड रहना, पहले के फूड पे डिपेंड रहना और जो थॉट प्रोसेस पहले से चल रही है उसी को एक्सेप्ट करना। जिन्होंने रिसर्च किया है हमें जागरूक करने के लिए किया है, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक उसको अप्लाई नहीं करते हैं तब तक हमारा नहीं होता है और हमें उस प्रकार का लाभ नहीं मिलता है जिस प्रकार से लाभ उसमें बताए गए हैं। तो देखते हैं कि ये भी हिंदी में वीडियो है, इससे भी हमें थोड़ा बॉडी का और एक नया पॉइंट पता चलेगा कि इम्यूनिटी क्या होती है और किस प्रकार से हमारे शरीर को वो बूस्ट करती है, ताकि हम शरीर की और अच्छी तरह से केयर कर सकें। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, इसीलिए आप बार बार बीमार हो जाते हैं और आपको बार बार ढेर सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और खासकर इस टाइम यानी कि अभी कोरोना वायरस से निपटने के इस मुश्किल दौर में हम सभी को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखने की जरूरत है। इस वायरस से बचाव के लिए बाकी सभी एफर्ट्स के साथ हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की भी जरूरत है। तो ऐसे में क्या आपने कभी इम्यून सिस्टम को समझने की कोशिश की है? और क्या आप ये जानते हैं कि इस इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करना चाहिए, इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको इम्यून सिस्टम को क्विकली बूस्ट करने के 10 बहुत ही इजी और इफेक्टिव टिप्स देने वाले हैं। इसीलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सिस्टम स्पेशल ऑर्गन्स, सेल्स और केमिकल से बना होता है जो माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से लड़ता है, उनसे फाइट करता है। यानी जब कभी कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जैसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो ये सिस्टम उनसे फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतनी ही सेफ और हेल्दी हमारी बॉडी होगी। तो इस इम्यून सिस्टम के मेन पार्ट्स की अगर बात करें कि वो कौन कौन से होते हैं, तो इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लिन, थाइमस और बोन मैरो से मिलकर बनता है। और ये सभी पार्ट्स मिलकर के इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है ये जानने के बाद अब जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने और बूस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स को फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहली टिप है साउंड स्लीप लीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्लीप यानी कि नींद और इम्यूनिटी में बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है, क्योंकि साउंड स्लीप टी सेल्स को इम्प्रूव करती है,
जो एक प्रकार की इम्यून सेल होती है। यानी अच्छी नींद लेकर के आप आसानी से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और एक पुअर स्लीप आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकती है। इसीलिए अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए डेली 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप जरूर लें, जिसमें मोबाइल और इंटरनेट जैसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपके सोने का टाइम भी फिक्स हो। आगे दूसरी टिप है, स्ट्रेस लेवल को बैलेंस रखें। तनाव से बॉडी और माइंड को कोई भी फायदा नहीं होता है, फिर भी हर कोई स्ट्रेस में ही रहता है। लेकिन ये स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को भी इतना कमजोर बना देता है कि ये बॉडी पर माइक्रोब्स के होने वाले हमलों का जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि हाई स्ट्रेस इम्यून सिस्टम की फाइट करने की एबिलिटी को बहुत कम कर देता है। इसीलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, अपने तनाव को कम कीजिए। इसके लिए आप अपने डेली रूटीन में योगा और मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं, जो आपको तनाव दूर करने में मदद करेंगे। आगे तीसरी टिप है कि बॉडी को हाइड्रेट रखिए। बॉडी के हेल्दी बने रहने के लिए उसका हाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पानी बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है, जिससे बॉडी के सभी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं। पानी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है और इस तरह पानी पी करके बॉडी को टॉक्सिन से दूर रखा जा सकता है और इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने से भी रोका जा सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन से हेडेक, इंडाइजेशन और मूड स्विंग जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। आगे चौथी टिप है कि होल प्लांट फूड ज्यादा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको होल प्लांट फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के फूड में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स आते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच होते हैं। इनमें पाया जाने वाला फाइबर भी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। होल प्लांट फूड के साथ अपनी डाइट में जिंजर और गार्लिक को भी ऐड कर लीजिए। जिंजर एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी और गार्लिक में वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसी के साथ आगे है टिप नंबर 5, विटामिन्स को डाइट में शामिल करें। विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन E आपके इम्यून सिस्टम को तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इसीलिए आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करना चाहिए जो विटामिन सी में रिच हो, जैसे ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, पपाया, बेल पेपर्स, लेमन, स्पिनच और ब्रोकली। जहाँ तक विटामिन B6 की इम्पोर्टेंस है, तो ये विटामिन इम्यून सिस्टम के बायोकेमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको विटामिन B6 वाले वेजिटेरियन फूड जैसे स्वीट पोटैटो, बनाना और एवोकाडो खाना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं तो भी अपनी डाइट में साल्मन और ट्यूना जैसी फिशेस को लेकर आप विटामिन B6 ले सकते हैं। और अब जानते हैं विटामिन E के बारे में। विटामिन E ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। इसीलिए आपको विटामिन E से भरपूर फूड जैसे कि नट्स, सीड्स को भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। आगे टिप नंबर 6 की बात करें तो कुछ देर आपको धूप सेकनी चाहिए। वैसे तो डायरेक्ट सनलाइट हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, लेकिन थोड़ी सनलाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। नेचुरल लाइट में कुछ देर रुकने से हमारी बॉडी में विटामिन D बनता है और ये विटामिन D एंटीबॉडीज बना करके इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सुबह की हल्की धूप में कुछ वक्त जरूर गुजारिए। आगे टिप नंबर 7 है कि एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। फिट और हेल्दी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना तो जरूरी है ही, और एक्सरसाइज करके आप इम्यून सिस्टम को आसानी से बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइकिलिंग, जिमिंग, रनिंग या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की सक्रियता बनी रहती है और ये सेल्स इम्यूनिटी के लिए जरूरी होती है। इसीलिए डेली एक्सरसाइज जरूर से की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, जो कहती है कि स्मोकिंग हैबिट आपको छोड़नी होगी। अगर किसी को स्मोकिंग की लत है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे स्मोकिंग छोड़नी ही होगी, क्योंकि ये आदत इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आगे टिप नंबर 9 है अल्कोहल इंटेक कंट्रोल करना होगा। अल्कोहल इंटेक अगर ज्यादा हो तो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, इसीलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अल्कोहल इंटेक कंट्रोल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। हाइजीन का ध्यान रखिए।
किसी भी माइक्रोब के अटैक को बॉडी तक पहुंचने से रोकने में हाइजीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी हाइजीन का ध्यान रख कर के आप बहुत सी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए टाइम टाइम पर अपने हाथों को अच्छे से साफ करते रहना चाहिए और अपने आसपास भी पूरी सफाई रखनी चाहिए। ऐसा करके आप बॉडी पर होने वाले अटैक्स को कम कर देंगे और इम्यून सिस्टम को बेवजह बार बार लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इम्यून सिस्टम क्या होता है और ये बॉडी के लिए तो ये वीडियो हमें बता रहा है या हम सुन के कुछ समझ पा रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम है किसी डॉक्टर दवाई या किसी के कहने से वो ना सही होता है ना बिगड़ता है। पहली बात ये उसको हम ही सही कर सकते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। अगर इसको सही करना है और सही नहीं करने से क्या होता है, इस कोरोना ने हमें दिखा दिया है। और जो भी बाकी बीमारियां हमारे जीवन में आने वाली है और अभी भी एग्जिस्ट है, तो कहीं ना कहीं इसी ही इम्यून सिस्टम का जो हमारा रिस्पॉन्स है, एक तो वीक हुआ है या वीक होने के जो हमारे बहुत सारे कारण है। हमारे भीतर जो टॉक्सिन्स का मतलब है कि जो फूड का जहर है, जैसे हम मन में जहर कहते हैं लोभ द्वेष मोह, वैसे ही शरीर में जहर है जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं। तो ये जहर कहाँ से आया है? जो हम प्रोटीन्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो प्रोटीन जब डाइजेस्ट नहीं होता है, वही प्रोटीन टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। या ज़्यादा हम मैदे की चीज़ खाते हैं या ऐसे जो फूड पैक फूड खाते हैं, या दूध का प्रमाण ज़्यादा होता है, चाय का प्रमाण ज़्यादा होता है, या ऐसे तरीके का हम फूड खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो सभी इनडाइजेस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के नाम पे घूमते रहती है। और वही टॉक्सिन्स जो है जिस जगह पे जाती है, जैसे कि वो पैर में गई तो पैर का दर्द हो गया, बोलते कि पैर का दर्द हुआ। अरे भाई, पैर का दर्द जो हुआ है ना, ये इसके वजह से हुआ है, पैर के वजह से नहीं, ठीक है। अगर वो हार्ट के तरफ बढ़ी तो आपका बीपी बढ़ जाएगा या फिर हार्ट का प्रॉब्लम चालू होगा। डायबिटीज़ भी वैसे ही है, ब्रेन की तरफ बढ़ेगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। जो भी बीमारियां आप काउंट कर लीजिए, वो सभी बीमारियां एक टॉक्सिन्स का जो रुक जाना या बहते रहना, जबकि उसको बाहर आना था वो बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि आपने ऐसा फूड खाया कि वो बाहर ही नहीं आया। और बार बार वैसे फूड खाते रहेंगे तो टॉक्सिन्स का जो जंग है या उसका जो प्रमाण जो है वो बढ़ते जाएगा, एसिडिटी फॉर्म में या अलग अलग बीमारी के फॉर्म में, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा स्वास्थ्य क्यों और कैसे ख़राब होते जा रहा है। और उससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है पूरी रॉन्ग डायरेक्शन से वो चलने लगती है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि जब इम्यून सिस्टम रॉन्ग डायरेक्शन से चलती है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि आपका जो मित्र था वो शत्रु बन गया, और वही इम्यून सिस्टम आपको परेशान करती है, रिवर्स हो जाती है वो सिस्टम, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देना छोड़ देती है। और जैसा रिस्पॉन्स देना छोड़ देती है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि इस बीमारी पे कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इस बीमारी का कोई निदान नहीं मिला है। जब हमारी इम्यून सिस्टम रिवर्स चलने लगती है तो डॉक्टर वहाँ पे हाथ ऊपर कर लेते हैं कि इसका कोई निदान नहीं है, सिर्फ आपको दवाई खाते रहेगी या इस पेन में ही रहना पड़ेगा। तो जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो या छोटी बीमारियां हो, सभी का जो मूल स्रोत है वो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम है, और उसको अच्छी तरह से उसकी केयर करना, जिससे वो हमारी केयर करे, है ना। बुद्ध बताते हैं कि जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उसकी रक्षा करता है। अभी शब्दों को पकड़ के चलेंगे तो हमें कोई किसकी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इम्यून सिस्टम को पकड़ लिए और उसको आपने सही कर लिया
तो वहाँ पे धम्म आ गया, ठीक है, तो वो आपकी रक्षा करेगा और उसी में धम्म है। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ जो है ये परम लाभ है, ठीक है। अगर परम लाभ हमें नहीं मिलेगा तो उसके बाद की संतुष्टि भी नहीं मिलेगी और उसके बाद में निर्वाण का सुख भी नहीं मिलेगा। तो निर्वाण का सुख हमारे शरीर या स्वास्थ्य लाभ पे आधारित है और स्वास्थ्य लाभ हमारे इम्यून सिस्टम पे आधारित है कि हम क्या सोचते हैं और क्या हम खाते हैं। बहुत ही सरल और सीधा अर्थ है जो वैज्ञानिक तौर पे हमें बहुत सफलता से बताया है कि कहाँ पे किस प्रकार से हमारे बॉडी में सेल्स को वो प्रोटेक्ट करता है या वो उसकी पावर कम हो जाती है तो उसका प्रोटेक्शन करना वो छोड़ देता है और वो उसका अटैक होना शुरू हो जाता है। बाहर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे शरीर में आती है और हम बीमार होने लगते हैं। तो हमारी बीमारी का रहस्य जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम है। अगर वो सही है तो हमारा स्वास्थ्य सही है, अगर वो सही नहीं है तो हम बीमार होने ही वाले हैं। तो माइंडफुलनेस हमें ये दिखाता है, सिखाता है कि इसमें ये भी दिखाया है कि हमारी इम्यून सिस्टम होने के लिए हमारी साउंड स्लीप, इस पर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है। जो मेडिटेशन से अगर आप सोते समय ध्यान करते हैं, सांस को देखते देखते या मैत्री भावना करते करते, तो आपकी जो स्लीप पैटर्न जो है आप बदलते हुए देख पाओगे। तो स्लीप अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आने वाली जो समस्या है शरीर में वो कम से कम रहेगी। अभी हम एक बेनिफिट ब्रेन के तरफ आते हैं। ये भी एक अच्छा वीडियो है, इंग्लिश में है लेकिन इससे आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये जो तिब्बतियन लामा है, तिब्बतियन लामा का पूरा बॉडी स्कैन किया गया, ब्रेन स्कैन किया गया और देखा गया कि उनके ब्रेन में किस प्रकार से मेडिटेशन से इफ़ेक्ट हुआ है। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब एज अ ट्रेनर बन के बाहर आओगे या लोगों को बताओगे कि सही में माइंडफुलनेस क्या है, तो उसके लिए आपके पास में कुछ प्रमाण होने चाहिए। सिर्फ बात करने से कोई विश्वास नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपने देखा है, सुना है और आपके पास में वो रेफरेंस है तो उनको बता सकते कि भाई ये वीडियो ज़रा देखो क्या बताता है, क्या सही में सच है या झूठ है। तो आपकी बात उनको बताना और आपके मेडिटेशन के साथ उसको जोड़ना, इसलिए हमें ऐसे इवेंट्स की, ऐसे एविडेंस की हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि सत्य हमेशा प्रमाण पे आधारित होता है या दूसरा अनुभव पे आधारित होता है। दो ही प्रमाण है। प्रमाण पे आधारित मतलब उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए या कुछ रिसर्च स्टडी होनी चाहिए या पहले का किसी का अनुभव होना चाहिए जो हमारे लिए प्रमाण बनेगा। और दूसरा आधार है हमारा स्वयं का अनुभव। हमारा स्वयं का भी अनुभव, वो भी सत्य का प्रमाण बनेगा कि ध्यान करने से सही में हमारे ब्रेन में या हमारे मस्तिष्क में या हमारे मन में कैसा बदलाव होता है। तो देखते हैं, ये भी वीडियो बहुत ही रोमांचक है, इससे आपको और ज़्यादा पता चलेगा जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने उस लामा को इसमें लेबोरेटरी में बुला के वो पूरा उनका रिसर्च कर रहे हैं। Science has contributed to our understanding of the effects of meditation on the brain and body. The research that we've done on meditation in the brain has focused on two major domains that meditation actually affects. One is attention and the other is emotion. And what we have discovered is that the circuits in the brain that are important for regulating both attention and emotion can be transformed by meditation. The 30,000-foot goal is to use the scientific research to understand the nature of suffering and how it can best be alleviated. And Mingyur Rinpoche was one of our first long-term practitioners. This will be strapped onto the arm, and we'll get your ratings of how... normal, without meditation? Yes.
Yes, without meditation. तो दोनों भी टेस्ट कर रहे हैं कि ध्यान के पहले उनकी ब्रेन और मन की अवस्था कैसे थी और ध्यान करने के बाद में उनकी मन की और ब्रेन की अवस्था कैसे होगी। तो दोनों कंपैरेटिव उनको अभी अलग-अलग मशीन से उनको टेस्ट कर रहे हैं। Lots of computer algorithms churning at the data after the data is collected, and it often takes many days of computer processing to extract these weak signals in a lot of noise. It's finding a needle in a haystack. With Mingyur Rinpoche, we didn't need any fancy post-processing. We actually were able to see a signal with our naked eye. Of course, the first thing we thought is that there's artifact and there's something wrong. Because this just is not something that we typically would see. And so then we had to go through the entire recording system and take everything apart and put it back together before we convinced ourselves that this is actually real. Then when we discovered that it was really quite amazing because nobody had ever seen these kinds of signals before for this length of time. And what we were looking at are gamma oscillations in the brain. They're very fast frequency brain oscillations. And they're seen in any ordinary person, but they're seen for very... अंदर जो अल्फा और गामा जो वेव्स है, जो मेडिटेशन के डीप एक्सपीरियंस के वो वेव्स होते हैं, जो हमने कल थोड़ा आपने सुना होगा, जो ब्रेन के अलग अलग तरंगे होते हैं, जिसका अभी वो उनका रिसर्च इस लेबोरेटरी में कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा गामा रे जो है वो ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, जो ध्यान नहीं करते हैं उनके गामा रेंज जो है वो डाउन रहते हैं, वो आते नहीं इसके अंदर, ईसीजी के अंदर वो शो नहीं करते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन करता है, जिसका साउंड माइंड है, पीसफुल माइंड है, तो ऐसे माइंड के अंदर या ऐसे ब्रेन के अंदर जो वेव्स जो है वो शो करने लगते हैं, मतलब वो दिखने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो वेव्स का जो इन्फ्लुएंस है या उसका इंक्रीजमेंट है या उसका डेवलपमेंट है वो ब्रेन के अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब मेडिटेशन से वो जो वेव्स जो सोए हुए थे, है ना, वो जागरूक होने लगते हैं, या इंक्रीज होने लगते हैं, जो बॉडी के लिए और पूरे एंटायर उनके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा मन नीचे नीचे की तरफ हम देखते हैं, कामचंद में हो, संसार में हो, तो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कैसे हम जानेंगे? मेरा मन ऊपर की तरफ जा रहा है, लोकोत्तर की तरफ जा रहा है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण ये है, जो मन नीचे की तरफ था, जो रेंज या जो वेव्स जागृति नहीं हुए थे सामान्य तौर पे, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो ये स्टडी ये बता रहा है, और वो भी ऐसे व्यक्ति का स्टडी कर रहा है कि जो मेडिटेटर मास्टर है ना, मेडिटेशन करने वाला वो नियमित साधक है, वो स्वयं मास्टर है, लामा है तिब्बत के। तो उनके ब्रेन का टेस्ट करके बताने का या वो फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं स्टडी के माध्यम से कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो गामा जो तरंग है वो ऊपर आने लगती है या उसका उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, कि जो ध्यान के अवस्था को या मन की जो शांत अवस्था है, सुख की अवस्था है, उसको दर्शाता है। तो प्रमाण हो गया जब हम इस उदाहरण को देखते हुए जानेंगे कि ध्यान सही में मन पे या हमारे ब्रेन पे किस प्रकार से कार्य करता है। Very short periods of time, typically less than 1 second. They also don't have such large amplitude. And when Mingyur Rinpoche was meditating, these signals were large, they were highly synchronized, and they lasted for many, many minutes. They lasted for the entire time that the meditation session was in progress. And that's what made them very visible. So that was really a very important moment, because we knew that from a scientific perspective, there was a there there.
we can see that a person who meditates for even just 2 weeks, 30 minutes a day, shows a different pattern of brain. उन्होंने दूसरे पर्सन को भी टेस्ट किया कि जो लंबे ड्यूरेशन से मेडिटेशन कर रहा है उसका तो बेनिफिट तो दिखाई देता है, लेकिन 2 वीक से भी अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो उसका भी बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में इस दूसरे व्यक्ति को जो टेस्ट किया जा रहा है उससे उसका एक आउटपुट आएगा, वो भी देखते हैं। Activity than when they started 2 weeks before. And that is really important because it suggests that the brain really is plastic, that we really can make these changes, and that it actually doesn't take that much. A total of 7 hours of practice was sufficient to change the brain in very objective, measurable ways. Well-being and warm-heartedness can be cultivated. We can think of them almost as skills, which can be enhanced through certain kinds of practice. तो इस वीडियो से हमें 2 बातें पता चली है कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन से जो मेडिटेशन कर रहे हैं तो निश्चित ही है हमारा विकास का या हमारे जो वेव्स का जो स्तर जो है, अगर गामा स्तर के साथ हम कुछ समय आ जाते हैं तो उस समय की जो हमारी मन की अवस्था है या ध्यान की अवस्था है तो एक शांति की या परम सुख की या ब्रेन के अंदर जो गामा जो वेव्स है उसका रिलीज होना, इंक्रीज होना, मतलब पूरे हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे उसका असर होना है। और हमारे शरीर का एक शुद्धिकरण कह सकते हैं, है ना। या जैसे हम कोई बुद्ध का हम अनुस्मृति कर रहे हैं और वहाँ से हमें एक प्रकाश मिलता है, और उसका हम अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम अपने भीतर भी अगर इस अनुभव को अगर हम देखते हैं कि हम ध्यान करते हुए हमारी जो ब्रेन की जो एक अवस्था है जो शरीर का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा हम सांस को देख सकते हैं वैसे हम ब्रेन को भी देख सकते हैं, और हमें वो देखने के लिए किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारी स्मृति ही उपकरण है। स्मृति को ही स्कैन कहा जाता है ना, स्कैनर कहा जाता है। वो ईसीजी भी है और वो सब कुछ है। अगर हम स्मृति से शरीर को देख सके और स्मृति का सही इस्तेमाल कर सके तो पूरा शरीर हम अंदर बाहर हर तरीके से हर जगह पे उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो स्मृति का पावर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस ध्यान को अगर हम करेंगे या करते हैं तो निश्चित है हमारे ब्रेन में जो बदलाव हो रहा है उसका प्रमाणित एविडेंस है या रिसर्च हमें ध्यान के तरफ और ज़्यादा प्रेरित कर सकता है, हमें और लोगों को भी, और हम कह सकते हैं कि हमने ध्यान क्यों करना चाहिए। और ये भी ऐसा ही वीडियो है, इसको अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये भी इंग्लिश में है, इसमें बहुत आप बाद में देख सकते हैं। हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने का, स्ट्रेस जैसे कि बार बार आया है कि हमारा इम्यून सिस्टम हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं जब स्ट्रेस को लेके जब बात करूंगा तो उसके बारे में बहुत सारी मैं जानकारी देने वाला हूँ कि स्ट्रेस क्या है और किस प्रकार से हमारे शरीर पर और हमारे मन पे किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से हमारा शरीर और मन दुखी या बीमार होता है। उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है और उसी रिसर्च के आधार पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और उसकी जो उपयोगिता बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ अभी किसी बीमारी का नाम नहीं है। वो अभी हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि दुख आर्य सत्य है, वैसे ही स्ट्रेस जो है हर मनुष्य में आज आ चुका है। बच्चा हो वो भी स्ट्रेस में रहता है, बड़ा हो बूढ़ा हो, पैसे वाला हो या ना हो, या किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, स्ट्रेस हमेशा मनुष्य के साथ में जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने उसको दुख कहा है और आज के वैज्ञानिक भाषा ने उसको स्ट्रेस कहा है, इतना ही फर्क है। वो दुखी है जिसे स्ट्रेस कहते हैं,
वो स्ट्रेस ही वो है जिसे दुख कहते हैं। तो उसके बारे में हम आने वाले और उसके बारे में ज़्यादा मैं बताने वाला हूँ, तो उस समय उसका हम ज़्यादा जिक्र करेंगे। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्ट्रेस से ही हमारी एंग्जाइटी जो है, जिसे हम अवसाद कहते हैं, या स्ट्रेस का और विकृत स्वरूप जो है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, है ना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस का ही विकृत स्वरूप है। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना हमारा एंग्जाइटीज़ है या डिप्रेशन है वो हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा। तो वो भी चीज़ें हम जैसा वो उसका क्लास चलेगा उसमें हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। हमारा सेल्फ अवेयरनेस होता है, इन्हांस होता है कि हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मेडिटेशन से इम्प्रूव होता है। सेल्फ अवेयरनेस, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसे वैसे हमारा जो ट्रू सेल्फ है और फॉल्स सेल्फ है, हमारे पास कैसे है, द्वंद्व है ट्रू और फॉल्स में, सच और झूठ में हम क्या लड़ रहे हैं। और जो झूठा स्व जो है वो हमेशा हमें गुलामी की तरफ, दुख की तरफ या भय की तरफ लेके जाता है। जैसे जैसे हमारा स्मृति का प्रकाश उस गलत स्व पे पड़ता है वैसे वैसे वो गलत स्व जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, शुद्ध स्व में परिवर्तित होता है। जैसे कि अंधेरे में आप लाइट लेके जाओ तो अंधेरा क्या होता है, धीरे धीरे दूर होने लगता है और वहाँ पे अंधेरा नहीं रहता है। वहाँ पे चीज़ें जैसी है वैसे आप देख सकते हैं। तो वही सेल्फ अवेयरनेस है। जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं और ध्यान से हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। मैं कौन हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ, मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और मुझे किस में सच्चा सुख मिलेगा, जिस सुख की मैं तलाश कर रहा हूँ। और ये मेडिटेशन, माइंडफुलनेस हमें दिखाता है, सिखाता है, और वो सबसे बड़ा उसका साइंटिफिकली वो बेनिफिट है जो आज पूरे वैज्ञानिक इतने बड़े बड़े डॉक्टर और होने के बाद में भी वो ध्यान कर रहे हैं। क्यों ध्यान कर रहे हैं, क्यों वो बुद्ध के टीचिंग का अभ्यास कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल रहा है कि मेरे पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर सेल्फ अवेयरनेस ना हो या स्वयं को भीतर देखने का अगर मेरे पास में कोई तरीका ना हो तो सभी ज्ञान मेरे लिए व्यर्थ है, भयंकर है और लोगों को हानि करने वाला वो ज्ञान हो सकता है और होता ही है। जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है तो हम औरों को दुख ही दुख देते हैं। जब सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हम अपने आप को भी सुखी करते हैं और औरों को भी सुखी करते हैं। तो ये लोग जो भी आधुनिक जगत में जो लोग बुद्ध के सिद्धांत के संपर्क में आ रहे हैं, दलाई लामा और थीक नhat हन है या हमारा जो मूवमेंट है बनते संघर्ष जी का पूरे वेस्टर्न में, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग ध्यान के संपर्क में आ चुके हैं। तो उसका लाभ आज हमें मिल पा रहा है। हमारा जो पेन है, फिजिकली पेन है जो हमें होते रहता है, ध्यान में भी हमें जॉइंट्स पेन होता है, वैसे भी जॉइंट पेन है या नेक पेन होता है, हेडेक होता है। तो ये जो पेन मैनेजमेंट जो है वो भी मेडिटेशन से होता है। अभी आप बोलेंगे पेन को कैसे मैनेज मेडिटेशन से करते हैं। जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो तब भी पेन होता है, लेकिन वो पेन दुखपूर्ण होता है, आपको और भय में लेके जाता है। लेकिन वही पेन जब आप जागृति से सहन करते हो और उसको जानते हो कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो आने वाले समय में वो पेन आपकी सहनशीलता बढ़ाता है और उसको लड़ने का सही कारण ढूंढ के आप पूरी तरह से पेन से भी मुक्त हो सकते हैं। जबकि आपके पास में अगर जागृति नहीं है, अगर ध्यान नहीं है, तो वो पेन जो है, किसी भी प्रकार का फिजिकल पेन हो, वो आपको दुख ही दुख देगा, उससे मुक्ति नहीं दे सकता है। भय भय देगा, उससे आपको रिलीफ नहीं मिल सकता है। क्योंकि पेन होता ही ऐसे है कि जो आपको पूरी तरह से हिला देता है, या डरा देता है या निराश कर देता है कि अभी तो
कुछ नहीं होने वाला है, दवाई खा के भी मेरा पेन नहीं जा रहा है, हाँ? और दवाई खाने से पेन जाता भी नहीं है। सिर्फ आपके ब्रेन के साथ और वो पेन के साथ जो कनेक्शन है उसको वो कुछ टेम्पररी रिलीफ दे देता है, पेन तो वहीं पे रहता है। ब्रेन में जो सिग्नल जाता है पेन में से कि मुझे पेन हो रहा है, और पेन किलर क्या करती है कि वो सिग्नल को मिसमैच करती है, ब्रेक कर देती है, और जैसे वो फिर से सिग्नल लगती है तो फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें कोई दवाई उपाय नहीं है, उपाय है मेडिटेशन। और इसमें बहुत सारी लोगों ने इसमें रिसर्च की है। हमारे संघ में भी ऐसे जो जिसको पेनफुल बीमारी थी, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, उन्होंने इसी ही अपने बीमारी का सहारा लेके मेडिटेशन से उन्होंने खुद भी उस पर काम किया, और उस प्रकार की जो महिलाएं पीड़ित थी बीमारी की उनको भी मदद किया। उन्होंने पेन मैनेजमेंट के कोर्स चला के लोगों को मदद किया, किस प्रकार से पेन से हमने लड़ना चाहिए या उससे हमने मुक्त होना चाहिए। तो पेन से भी मुक्ति देने के लिए हमें मेडिटेशन हेल्प करता है, हाँ? और आजकल जो हमारा एकेडमिक सक्सेस है, हाँ, एजुकेशन के अंदर भी जो बच्चे हैं या टीचर्स है जो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में पढ़ाई करते हैं, तो उसको भी अच्छा सक्सेसफुल या स्ट्रेस लेस कैसे पढ़ाई की जाए, हाँ, इसके बारे में भी बेनिफिट हमें इसमें मिलता है। और ये बेनिफिट लेने के लिए भी हमने मेडिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए, या उसके बारे में हमने भी सजग होना चाहिए कि हमारे घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे हैं तो उसकी पढ़ाई कितनी भी घंटे वो पढ़ाई करे, लेकिन उसका लाभ उसको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे, कैसे रिलीव करे, 5-5, 2-2 मिनट का मेडिटेशन करते हुए भी, और इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्कूल लेवल पे हो चुके हैं और उसका पूरा बेनिफिट ले रहे हैं, और हमने भी उस बेनिफिट को लेना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है या एकेडमिक जो हमारा सक्सेस है वो बेहतरीन हो सके। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि जब हम किसी जॉब पे जाते हैं, वर्क प्लेस पे, वहाँ पे तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जहाँ पे हम बॉस नहीं होते हैं, सिर्फ काम करने वाले होते हैं। अगर हम बॉस भी बन के जाते हैं तो नीचे के लोग हमें हेल्प नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जहाँ से स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जहाँ पे हम अर्निंग करने के लिए जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा, और उसमें अगर स्ट्रेस के साथ में अगर हम काम करेंगे, या हमारे रिलेशन को अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, या हमारी थॉट प्रोसेस को अगर हम सही तरीके से रख नहीं पाएंगे, तो वो आने वाला पैसा हमें दवाई में ही वापस करना है। अगर हम सही तरीके से वर्क प्लेस पे माइंडफुली काम नहीं करें। और आजकल माइंडफुलनेस का सबसे ज़्यादा कहीं मार्केट है, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर माइंडफुलनेस काफ़ी पॉपुलर है। उनके जो HR डिपार्टमेंट है या उनका पूरा स्ट्रक्चर है, उनके फैकल्टीज़ या उनके स्टाफ के लिए ऐसे ट्रेनिंग्स बीच बीच में दिए जाते हैं, कोर्स कराए जाते हैं, ताकि वो उनके स्ट्रेस को अपने जॉब टास्क के अंदर वो मेंटेन कर सके और स्ट्रेस को कम रखते हुए जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो इस प्रकार से पूरा हमारा लाइफ है। ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ मैंने बताने का इसमें प्रयास किया है, वो सभी एस्पेक्ट से हमें मेडिटेशन की जो बेनिफिट है उसको देखना है, समझना है। कि एक बेनिफिट है कि हम उसका एक रिलीजियस बेनिफिट के तौर पे हम अक्सर एज अ बुद्धिस्ट और एज अ साधक के तौर पे हम सिर्फ रिलीजियस बेनिफिट को हम ज़्यादा कंसर्न करते हैं। वो इम्पोर्टेंट है और मेन भी है, वो सेंटर है, लेकिन सेंटर होने के साथ साथ में हमारे लाइफ के बहुत सारे अप्रोचेस हैं जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं और वहाँ पे हम काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारा थॉट्स है, या हमारी बीमारियाँ है, हमारे मन के अंदर आने वाला भय है, चिंता है, उससे होने वाले जो नुकसान है,
हम जहाँ पे जॉब करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जाके जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और साथ साथ में हमें सत्य को भी प्राप्त करना है। तो इन सभी बातों को अगर हमें पूरी तरह से अगर हम देख पाए कि हमारे जीवन का जो मार्ग हमने पसंद किया है कि मुझे सुखी होना है और सुखी होने के इतने सारे स्टडीज़ हो चुके हैं अलग अलग पहलुओं से, तो उस पहलुओं को हमने भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें अपने ध्यान के प्रति और ज़्यादा हमें आत्मविश्वास हो सके, हम मोटिवेट हो सके और अपने ध्यान को और बेहतरीन करें, हमारे शरीर को और बेहतरीन करें जिसमें कम से कम बीमारियां हो, और स्वास्थ्य रहेगा तो हम लोगों को भी अच्छी तरह से स्वास्थ्य रहने के तरीके हैं या मार्ग उनको हम बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आज जो बातें हमने की है, और ये बातें हमें आने वाले पूरे कोर्स के अंदर भी बार बार मदद करेगी। अगर इस वीडियो को अगर आप जब भी देखोगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी है, मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप ध्यान के तरफ या इस कोर्स का जो कुछ भी बेनिफिट है वो हमें स्वयं लेके हम लोगों को भी कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा प्रशिक्षित हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के इस सत्र के लिए जो आपने ध्यान से इस विषय को सुना है।